जय श्री कृष्ण मित्रों, चलिए हम आपके लिए क्या आ गए हैं प्रैक्टिस सेट। अब की बार परीक्षा पेट की आप निकाल के छोड़ेंगे। आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए, अपने चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यह आपका अपना चैनल है। आइए, बातें कम काम ज़्यादा, ठीक है। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह। किसने निर्गत किया था? शेरशाह ने। किसने निर्गत किया था? शेरशाह ने। चलिए दूसरे प्रश्न में, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई। कौन था? उतबी। प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? ताम्रपर्णी, कावेरी, पेरियार, वैगई। किसके उस पर था? कावेरी नदी पर। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सिक्रिता, पलासिनी, गंगा, ऋजुपालिका। किस नदी के तट पर हुआ था? ऋजुपालिका नदी के किनारे। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। किसे है? संगनकल्लू। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। किसके तहत हुआ था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। पहला, नमक कानून को निरस्त करना। प्रश्न संख्या 8, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो कब स्थापित हुई थी? 1905 ईस्वी में। किस कांग्रेस अधिवेशन में ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? कलकत्ता, बेलगाम, कराची, बनारस। किसमें किया था? बनारस अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलीजली। किसने लिया था? डलहौजी ने लिया था। एशिया की सबसे लंबी नदी है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यांगटीसी, हुआंग हो। कौन सी नदी है एशिया की सबसे बड़ी नदी? यांगटीसी। बृहद ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंड हो। तो जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में। तो कहाँ होते हैं? भूमध्य सागर में। भारत अवस्थित है अक्षांश 8 अंश 4 मिनट दक्षिणी से, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर
68 अंश 7 मिनट पश्चिमी से, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी के मध्य। बी वाला अक्षांश 8 अंश उत्तर, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से, 37 अंश 6 मिनट दक्षिणी तथा देशांतर 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से, 97 अंश 25 मिनट पश्चिमी के मध्य। सी वाला अक्षांश 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी के मध्य। डी वाला है अक्षांश 8 अंश 4 मिनट दक्षिणी से, 37 अंश 6 मिनट दक्षिणी तथा देशांतर 67 अंश 7 मिनट पश्चिमी से, 97 अंश 25 मिनट पश्चिमी के मध्य। देखिए हमारा भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा। प्रश्न संख्या 15, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की जनसंख्या सकल आबादी का कितने परसेंट है? 29%, 30%, 31% और 32%। कितना है? 31%। 16वां नंबर का प्रश्न, साख पत्र या लफान शीट दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा, जहाजी कंपनी द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? एक आयातकर्ता द्वारा। आयातकर्ता किसे कहते हैं? जो सामान मंगाता है। प्रश्न संख्या 17, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में। कहाँ स्थापित है? कानपुर में। 18, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। कौन सा सही है? जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? M1, M2, M3, M4। किसको माना जाता है? M3 को। प्रश्न संख्या 20, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से, वित्त आयोग से। तो किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है ELM सिंघवी समिति, दूसरा है PK थुंगन समिति, तीसरा है अशोक मेहता समिति, चौथा है GK V राव समिति। अब नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करना आपको। 2 1 4 3 1 2 3 4 3 4 1 2 4 3 2 1। कौन सा सही होगा? सी वाला। पहले 3 आया, तब 4 आया, तब 1 आया, तब 2 आया। ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में लाया जाए या तो राज्यसभा में, किसी में। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भारत में शून्यकाल भारत की देन है। तो कहाँ से? डी सही होगा। प्रश्न संख्या 24, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 25, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 26, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जीव विज्ञान नाम दिया गया अरस्तु द्वारा, लैमार्क द्वारा, डार्विन द्वारा, लिनियस द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है?
लैमार्क के द्वारा। वैसे अरस्तु को जीव विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं, लेकिन ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? लैमार्क के द्वारा। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या सेलुलोज? कौन सा है? डी वाला, सेलुलोज। फोटोवोल्टिक सेल है, संबंधित है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से? सौर ऊर्जा से। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की, समय की, प्रकाश की प्रवणता की, खगोलीय दूरियों की? किसकी है? खगोलीय दूरी की। दो अंकों की संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 42, 18, 32, 24। तो देखिए 32, 4 दूनी 3 दूनी 6 होगा। ये गलत है, ऑप्शन एकदम गलत है। 4 दूनी 8 हो सकता है, 1 8 एक नाम 8 हो जाता है, 2 चौका 8 हो सकता है। ठीक है, 18 जोड़ दिया जाए तो आपस में बदल जाए। तो यदि आप 42 में 18 जोड़ेंगे तो 24 नहीं आएगा, तो 42 भी गलत है। अब 18 में 18 जोड़ेंगे 36 आएगा, ये भी गलत है। ठीक है, तो सही कौन है? 24। 24 में आप 18 जोड़ देंगे तो 42 आ जाएगा। ओ ये कस्बे की जनसंख्या 5% जनसंख्या की महामारी में मृत्यु हो जाती है, और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। तो कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है। तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1,21,600, 1,01,000, 99,800 और 84,500। तो कितनी थी? 1,01,000। 10,201 का वर्गमूल कितना है? 91, 99, 101, 111। कितना होगा? 101। कैसे? देखिए 10,201 है। कितना है? 10,201। अभी आपका 100 का वर्ग पहले ले लीजिए। 100 का वर्ग कितना होगा? 1 के बाद 4 जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10,000। 201 है तो थोड़ा सा बढ़ेगा, अर्थात 1 आएगा। ठीक है, इसके लिए दूसरा नियम है, 101 और 101 जोड़ दीजिए, 1 0 1 1 2 0 1। ठीक है ना, एकदम ट्रिक मेथड है। क्लियर है? ऐसे कर लीजिए। प्रश्न संख्या 34, 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। तो होगा कितना? 139/192 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 गुणे 10 की घात 6 के बराबर है? 8,31,000, 8,31,000 नहीं, 83 लाख 10,000, 8,13,000, 81,30,000। कितना होगा? तो 81,30,000। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद की। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, अर्थ क्या है मुहावरे का? कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चाँद होना, अब तब होना। अब तब होना नहीं, ईद का चाँद होना। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। कौन सा सही हो सकता है? बताइए। डी वाला, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म। अनिल माने हवा, अनल माने साफ।
तो हवा और आग, पहला वाला। पक्षी दाना चुग रहा है, इसमें पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पंकज अंडज खग नभचर, तो पंकज, पंकज कहाँ होगा? पंकज मीन्स कमल। Directions. Read the passage given below and answer the questions that follow. The prehistoric man lived thousands of years ago. Archaeologists have dug up artifacts and have traveled through dark caves to study about him. They have They have discovered drawings on walls, skeletons, and various other things such as fossils, hunting tools, bones, etc. The valuable treasures have helped us learn a little more about the dead man. Who was that man? He was the great-great-grandfather of the human race. From what we know, he looked nothing like most humans look today. In fact, some things think he looked a little bit like an ape. He was a hairy specimen with thin fingers and long hands, and that had hair on his back. His skin was dark brown because of the sun that beat down on him all day. His jaw was strong and his teeth looked like the teeth of a wild animal. They were razor sharp because he had to use them to tear apart to meet up wild animals like the elephants and birds. The man lived in thick forests more than the deserts. The world had dense green patches. He ate whatever leaves, plants, and fruits he could find in the forests. He ate the eggs of the birds with sharp sticks and speed of his disposal. He could sometimes catch small animals such as birds and bunnies to eat. He could not cook his food because he was not familiar with fire and had no other source of heat. In the winter, he braved the cold or hid him in warmer caves in the mountains and covered himself in piles of leaves. He did not have clothes to keep him warm. He did not have a home either. Instead, he and his family moved from cave to cave or stayed in hollowed out trees. That man could not read, write, or even speak words like we do today. He made sounds to warn other men of danger and to communicate his feelings. The great grandfather of the human race was not at all like humans are today. He did not have the skills or knowledge to help him get by. However, he learned to survive and gradually evolved to become the human that we know today. Which of the items listed below was not food for the prehistoric man? Fossils, bunnies, eggs, fruits. क्या नहीं था? फॉसिल्स, फॉसिल्स उनके हथियार थे, ठीक, फूड नहीं थे। 42 नंबर, ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए बी सी एंड डी. पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर. ये ऑप्शन है, यू आर लर्निंग इंग्लिश. बी है,
फॉर द लास्ट 1 ईयर, सी है बट यू सो, डी है नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। अगर कोई इसमें कोई सिम गलती है बी सी में तो उसे सही करना, टिक मारिए, नहीं तो डी वाला सही है। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। यू आर लर्निंग इंग्लिश, क्यों होना चाहिए, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर। अगर लास्ट 1 ईयर बट यू सो, यहाँ तक सही हो जाता है, लेकिन ये लास्ट 1 ईयर है इसलिए आर ना लगा करके हैव बीन लगेगा, ठीक है, तो गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल, द डॉग इज ए फेथफुल। 44 पे आइए। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। तो ये देखिए इफ लगा, इससे कन्फर्म में इंट्रोगेटिव है, तो सब में इंट्रोगेटिव में लगा है, तो आई सेड टू शीला ये सही हो जाएगा। आई टोल्ड शीला गलत है, बी वाला गलत हो गया। आई क्वेश्चन शीला ये भी गलत है। तो आई सेड टू, आस्क्ड भी गलत है क्योंकि अब तो कन्फर्म हो गया। आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, तो किधर कौन सही हो गया 44 का, ऑप्शन ए सही होगा। जब 3 गलत हो गया यार तो चौथा सही होना ही ना। डायरेक्शंस, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सिलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। द वेटर फिल्ड द ग्लासेज विथ वाटर, तो हो जाएगा द ग्लासेज, द ग्लास नहीं ग्लासेज, द ग्लासेज पहला गलत हो गया। द ग्लासेज वर फिल्ड विथ वाटर बाय वेटर, ठीक है ना, बी वाला सही हो जाएगा। 46 नंबर, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, रविवार, रविवार था। इसे ज़्यादा बढ़िया देखना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जाकर देख लीजिए। देखिए दिया गया 6 7 4 8 5 8 8 4 8 3 2 5 8 6 7 8 3 8। यदि उपयुक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद सेकंड पद से थर्ड पद फोर्थ पद के साथ बदल दिया जाए तो इसी प्रकार तरह से वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हैं। 2 3 कितने हैं, कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 48, दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, 6 उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, ग्रेटर देन बी, बी स्मॉलर देन इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, डी स्मॉलर देन इक्वल टू ई, सी ग्रेटर देन, दूसरा है इक्वल टू एफ, एफ इक्वल टू जी, जी ग्रेटर देन एच। निष्कर्ष, जी स्मॉलर देन इक्वल टू ई, ए ग्रेटर देन है। कौन सा सही होगा, केवल पहला सही है, दूसरा गलत। प्रश्न संख्या 49, कथन NEEC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेजों की आलोचना की थी। कार्यवाही निर्देश, नंबर 1 कार्यवाही है, विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेजों को एक अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा, कॉलेजों को शिक्षा के उद्देश्य से लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कहा जाना चाहिए। तो कौन सही है, दोनों सही भाई, सबको मौका देना चाहिए और उसमें सुधार भी करना चाहिए, ठीक, दोनों सही है। यदि किसी कोड भाषा में एक्स्ट्रानेट को 9#416394 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और टेक्नोलॉजी को 492735850 स्टार के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो टॉलरेंस
को किस भाषा में दिखाया जाएगा? अब देखिए टी दो बार है तो टी के लिए 4 है, तो टी के लिए 4 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 4 से सब में स्टार्ट है, डी में नहीं स्टार्ट है, तो डी वाला गलत। अब ये सीरियल ऐसे समझ लीजिए, देखिए ओ लास्ट से तीसरे नंबर पे 5 है, उसके पहले लास्ट से तीसरा ओ है, तो लास्ट से तीसरा 5 है, और उसके पहले यल है तो उसके लिए 8 है, तो कितना होगा? तो ओ के लिए 5 और यल के लिए 8, 5 के बाद 8 होना चाहिए, 5 के बाद 9 है, गलत है। अब देखिए ई, तो टी के बाद ई है तो 4 के बाद 9 है, तो 8 के बाद 9 है, दोनों में दे दिया गया। ई के बाद आर है, यहाँ देखिए आर इसमें है चौथा नंबर, तो इसमें चौथा नंबर क्या है? 1 है, तो 1 होना चाहिए, ये भी सही है। फिर ए है, तो ये है, यहाँ देखिए आर के बाद ए है, तो यहाँ 1 के बाद 6 है, तो क्या होगा? 6, अर्थात सी सही है। ठीक है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है यार, बहुत पुरानी रचना है। प्रश्न के मान उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? सितार, तबला, सरोद, बांसुरी, किससे है? तबला बजाते थे जाकिर हुसैन। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी की जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण द्वारा, वनस्पति हटाकर, चिराई द्वारा। भूक्षरण वनारोपण से रोका जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की। माले किसकी राजधानी है? मालदीव की। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 57, भारत के में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 58, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। किसमें है? मध्य प्रदेश में। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक से कथन सत्य है? यहाँ नंबर 1, इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। बी। दूसरा, यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। तीसरा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। कौन सा सही है? तो इसका जो सही है पहला केवल सही है, दोनों गलत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था दोहा में, जिनेवा में, नई दिल्ली में, काबुल में। जिनेवा में। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर। तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? यहाँ नंबर 1, विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। दूसरा, प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। तीसरा, संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। कौन सा सही है? बी वाला। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 1999 कारगिल
युद्ध में मिली जीत, संविधान का गठन, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण। सी वाला 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत। प्रश्न संख्या 65, अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तमिलनाडु। 66 नंबर का प्रश्न, भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षण शामिल हुआ। यह संहिता संबंधित है दक्षिण चीन सागर में संशोधनों के उपयोग से, अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र में होने वाले नुकसान को बचाने से, जिबूती को आतंकवादियों से सुरक्षित करने के लिए, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने के लिए। इससे संबंधित है डी वाला, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान को, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को, जीवीपी राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण और सतत विकास संस्थान को। सी वाला, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास। प्रश्न संख्या 68, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द नाम नामित किया है। आधार, आत्मनिर्भरता, नारी शक्ति, कृषि। आत्मनिर्भरता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित? अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 338। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं नरेंद्र मोदी, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, प्रकाश जावड़ेकर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो है नरेंद्र मोदी किए गए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और लिखे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेले स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। अब बताइए प्रश्न 71, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को, असावधानी को। क्या व्यक्त करता है? सूझबूझ को। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। नहीं, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या भाव आया? क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव, निंदा का भाव। शाबाशी देने का भाव आएगा। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को, परहित को। परहित को। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी। रेल के आने का समय हो रहा था। घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। रेल आने का समय हो गया था।
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे से छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीनता, दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेलों के संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवन का। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहां आपसी गुटबंदी है, खिलाड़ियों की उपेक्षा है, दोषपूर्ण नीति, खेलों का राष्ट्र सम्मान है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है आपसी गुटबंदी, खेलों का गिरता स्तर, ओलंपिक पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। खेलों का गिरता स्तर। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान कारण नहीं गिरते स्तर के। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबाजी होने से, खिलाड़ियों का सम्मान देने से। आपसी गुटबंदी या गुटबाजी होने से। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और कृषि। खेल नहीं है। चलिए पैराग्राफ देखें। निर्देशिक क्या प्रश्न संख्या 81 से 85 निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बार ग्राफ में वर्ष 1975 से 87 तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है। अब देख लीजिए पैराग्राफ कैसे है। चलिए सवाल। वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई? 10%, 20%, 30% और 36%। 36% की वृद्धि हुई। मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें से कहाँ थी? विकसित देशों में, यूके में, विश्व के में, तीसरी दुनिया में। तो कहाँ थे? विश्व में। विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण है। विकसित देशों पर का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। संयुक्त राज्य अमेरिका और विकसित देशों में मुद्रास्फीति एक जैसी रही। कोई निर्णय नहीं निकाला जा सकता। पहला निकाला जा सकता संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी परसेंट बढ़ोतरी हुई? 135%, 126%, 122%, 200%। 126%। वर्ष 1975 और 1987 के तीसरी दुनिया यूएसए और यूके के बीच मुद्रास्फीति की दर में अनुपात 294 अनुपात 362, 362 अनुपात 294, 293 अनुपात 362, 362 अनुपात 293। सी वाला 293 अनुपात 362।
निर्देश प्रश्न संख्या 86 से 90 ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इधर महीने मंथली खर्च है, अंग्रेजी में लिखा गया है। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन लाख रुपीज, 1 लाख में है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लाख। इधर है खर्च के प्रकार। एम्प्लॉय सैलरी मतलब कर्मचारी का वेतन, कर्मचारी का वेतन। रिफ्रेशमेंट मतलब क्या है, जलपान। ट्रांसपोर्ट यातायात, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, मिसलेनियस विविध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86, विविध मत पर कितने प्रतिशत राशि खर्च की गई। 7 सही 2/17, 7 सही 2/7, 11 सही 1/9, 9 सही 1/11, 11 सही 1/9। प्रश्न संख्या 87, जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है। 13 से 1/2, 2/27, 1/27 और 10, 2/27। प्रश्न संख्या 88, कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है। 153 लाख, 315 लाख, 135 लाख, 531 लाख, 135 लाख। प्रश्न संख्या 89, मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच के अनुपात कितना। 1:4, 4:3, 3:4, 4:1, 1:4 है। प्रश्न संख्या 90, यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ। 3/29, 4/27, 6/25, 2/27, 4/27। निर्देश प्रश्न संख्या 991 से 95, यह तालिका 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया गया कि प्रत्येक कॉलेज में हर वर्ष 200 विद्यार्थी ने परीक्षा में बैठे थे। देखिए वर्ष 2015, 16, 17 कॉलेज ABCDE 68, 65, 80, 92, 72, 68, 88, 95, 75, 74, 77, 92, 98, 73। प्रश्न संख्या 91, निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों से सबसे कम रहा। E, B, F और A। बी का सबसे कम रहा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत लगभग क्या है। 12.8%, 13.2%, 13% तो 13.4%, 13.2%। वर्ष 2015 में कॉलेज में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात कितना है। 17:7, 18:7, 9:5 और 4:3, 18:7। प्रश्न संख्या 94, यदि सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त के आरेख पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण निकटतम पूर्ण संख्या में होगा। 67 अंश, 69 अंश, 79 अंश, 77 अंश, 79 अंश होगा। 78 दशमलव कुछ आएगा। प्रश्न संख्या 95, वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 22:18, 22:17, 44:37, इनमें से कोई नहीं। 44:37। निर्देश 96 से 100 तक। नीचे दी गई तालिका में एक गांव में वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों तक तथा कुल जनसंख्या को दर्शाया गया है। वर्ष शिक्षित लोग, कुल जनसंख्या 2011 712 लोग शिक्षित हैं, 3042 कुल जनसंख्या। 2012 में 814 लोग हैं, 3072 कुल जनसंख्या है। वर्ष 2013 में 917 लोग शिक्षित हैं, 3128 जनसंख्या है। 2014 में 1250 लोग शिक्षित हैं, 3750 जनसंख्या है। 2015 में 1380 लोग शिक्षित हैं, 3940 जनसंख्या। 2016 में 1560 लोग हैं, 4050 जनसंख्या है।
प्रश्न संख्या 96, वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? 26.49, 27.92, 29.14, 22.47। कितने लोग हैं? 26.49%। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने % की वृद्धि लगभग हुई है? 1, 3, 4, 7। 1% की वृद्धि हुई। वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई? 10.4, 11.5, 16.5, 21.2। 10.4। वर्ष 2011 से 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या है? 1370.6, 980.5, 1070.5, 1105.5। 1105.5। चलिए अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने % की कमी हुई है? 9.50%, 9.40%, 8.50%, 9.42%। 9.42% की कमी हुई है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो लेके, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।